कार्यक्रम वागधारा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम उन साहित्यकारों से मुलाकात करते हैं जिन्होंने जीवन का दर्शन किया और फिर उसको अपनी कलम से उकेरा है। ये साहित्य समाज का दर्पण है। इस साहित्य के माध्यम से समाज में समाज के लिए श्रेष्ठ रचनाएं की जाती हैं। और आज के युग जैसे तकनीकी का युग है, भूमंडलीयकरण है, बाजारवाद है, इस पर किस तरह से क्या प्रासंगिकताएं रहती है, किस तरह से इसको आधारभूत किया जाता है, इस विषय पर चर्चा होगी। और इस आज के कार्यक्रम का विषय है तकनीकी युग में भाषा व साहित्य। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं जो डॉक्टर सत्यनारायण सनेही, जो कि एक कवि, आलोचक और बतौर उद्घोषक भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और वर्तमान में उत्कृष्ट महाविद्यालय संजौली में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर सत्यनारायण सनेही, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप मूलतः ठियोग धरीच से ताल्लुक़ रखते हैं जी, और ग्रामीण क्षेत्र में आपका बचपन बीता है, आपने अपनी पढ़ाई की है। विषय पर जाने से पहले एक बात ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस साहित्य की ओर कैसे बढ़े? देखिए, हम जिस भूखंड में रहते हैं जी, प्रकृति ने वहाँ पर दिल खोल करके सौंदर्य आवंटित किया है जी। चाहे वो हमारे खेत है, खलिहान है, बाग बगीचे है, या पशु है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे है। ऐसा वातावरण है जिसमें व्यक्ति किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ उद्गार उसके हृदय कंठ से ज़रूर निकलते हैं। कदाचित जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो छोटी मोटी तुकबंदियाँ किया करता था। साथ में कुछ पारिवारिक परिवेश ऐसा मिला जिसमें बचपन से ही कबीर, तुलसी, जायसी के गीतों का स्वर पाठ किया जाता था। तुलसीदास की रामचरितमानस मैंने विद्यार्थी जीवन में, जब मैं स्कूली शिक्षा में था, उस वक्त उसका स्वर पाठ जो है मेरे पिताजी मुझसे करवाते थे, किससे स्वर साधना होती है। तो शायद ऐसी कुछ परिस्थितियां रही जिस वजह से मेरे अंदर कुछ सृजनशीलता का अंकुर फूटा। और जब मैं महाविद्यालय स्तर पर आया तो कई तुकबंदियां जोड़नी शुरू कर दी। स्टेज एक्टिविटी से जुड़ा रहा हूँ, तो मंच के लिए आपको पास एक अच्छी भाषा, शिल्प और कुछ एक शायरी होनी चाहिए या कुछ कविताएं होनी चाहिए, तो वो मैं जोड़ा करता था। शायद उसी का प्रतिफल रहा कि ये जो साहित्य यात्रा है ये प्रारंभ हो गई और वक्त के साथ फिर आगे निकलती गई। आपकी जैसे होता ही है कि जब हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात होती है। सबसे पहले गुरु तो हमारे घर में माता पिता और जो गुरुजन, जहाँ पर हम अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे कोई ऐसा नाम प्रेरक के रूप में जिन्होंने ये साहित्य बोध करवाया आपको? देखो, पहला नाम तो मेरे जीवन में मुझे जो भी मंच प्रदान किया वो मेरे पिताजी रहे हैं। जी, वो मुझे कोई बड़ा अफसर नहीं बनाना चाहते थे, वो मुझे कोई ऊंचे ओहदे पे नहीं देखना चाहते थे, वो मुझे राजनीति में नहीं ले जाना चाहते थे। उनका एक उद्देश्य था कि मैं इतनी पढ़ाई करूं कि मैं किसी भी सभा में जाऊं, मैं हर विषय का उत्तर मेरे पास हो, वो अक्सर कहते थे। खैर, बीज वपन उन्होंने किया और बाद में जब मैं महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर मुझे ऐसे प्राध्यापक मिले या कुछ ऐसे साहित्यकारों की संगति मिली जिससे मेरा जो लेखन है वो निरंतर निखरता गया और मैं लिखता चला गया। पहले कुछ एक तुकबंदियों की कविताएं लिखी। जनसत्ता जैसा अखबार आया, उसमें एक गांव कॉलम लिखता था। जहां भी जाता था वहां से वो सारी सामग्री इकट्ठी करके उसमें लिखा करता था। उसने एक बड़ी प्रसिद्धि दी और मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे प्रेरणा मिली और लिखने के लिए। फिर यहाँ गिरिराज, हिमप्रस्थ के लिए कुछ कॉलम लिखता गया। फिर कुछ अखबार और आए, उसके लिए लिखता रहा। बीच में जब मैं महाविद्यालय स्तर पर था तब देखता था कि हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक है उनके द्वारा संपादित पुस्तकें हमें पढ़ाई जाती थी। फिर दिल में इच्छा पैदा हुई कि ऐसा कब समय आएगा कि मैं मेरे किताब में मेरा नाम लिखा हो और वो लोग पढ़े। मतलब एक साहित्यकार उत्पन्न होने की उत्कंठा और उस साहित्यकार, उसी ने मुझे आगे बढ़ाया। और वो जब मेरी उम्र करीब 22-23 वर्ष की थी, मैं पीएचडी कर ही रहा था। उसी बीच मैंने जो पहली मेरी पुस्तक है अनुवाद विज्ञान नाम से, उस पर काम शुरू कर दिया। और दो वर्ष में जब मेरी पीएचडी हो चुकी थी तो मेरी पहली पुस्तक निकल गई। उसके बाद मैंने एक व्याकरण पे काम किया। वो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे स्कूलों में वो व्याकरण जो है वो पढ़ाया जा रहा है।
बिल्कुल। आपने जैसे कि आपके प्रोफाइल में और आपसे जब बातचीत हो रही थी कि आपके जो विषय हैं, जो भी आपने टाइटल्स अपनी बुक्स के रखे हैं, और 7 किताबें आपकी आ चुकी हैं जिसको मतलब देश विदेश में पढ़ा जाता है, बहुत से पाठकों ने उसकी सराहना भी की। और आपकी जो एक सबसे बड़ी पहचान है वो एक आलोचक के रूप में, कवि के रूप में रही है, और उसके माध्यम से आपने अपना एक नाम बनाया और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो आपका जो इसमें भी जैसे किताबें में कुछ नाम उनके यहाँ पढ़ना चाहूँगा कि इंटरनेट पर मेरा गाँव एक बहुत ही चर्चित कविता संग्रह आपका रहा है। थोड़ी सी रोचकता इस विषय से बनती है कि इंटरनेट पर, जैसे कि तकनीकी आज का विषय भी है कि तकनीकी युग में भाषा और साहित्य, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। हमारे पास आज की तारीख में जिस दौर में हम गुजरे, मेरा जो कविता संसार शुरू होता है 1999 के आसपास, मेरी पहली कविता थी फल, जो प्रकाशित हुई और मुझे कवियों के रूप में, कवियों की जमात में लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया कि कुछ लिख रहा है। उसके बाद जैसी जैसी व्यवस्था, उन दिनों में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था, तो इंटरनेट उसके बाद आया। उस वक्त इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट के आगमन के साथ हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार ने भी विकास किया और वैसे इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ी है। हमारे गांव आज अमेरिका से जुड़ चुके हैं, जापान से जुड़ चुके हैं। हम दिल्ली और शिमला की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जुड़ाव हम अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड और चाइना की बात कर रहे हैं, लेकिन उस जुड़ाव ने हमारी जो मूल संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं खंडित कर दिया है। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज हमारी 3 पीढ़ियां जी रही है। एक पीढ़ी गांव में है, वो बुजुर्गों की पीढ़ी है, वो सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कोई मुश्किल से कर रहे हैं, कोई आसानी से कर रहे हैं। दूसरी पीढ़ी शहर में पहुंच चुकी है, जो हमारी आपकी पीढ़ी है। और जो तीसरी पीढ़ी, जो हमारे बच्चों की पीढ़ी है, उनको हम ऐसे संस्कार और ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की बात कम और विदेशों की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 3 पीढ़ियाँ हैं, ये 3 पीढ़ियाँ हमने गाँव को किस दृष्टि से देखो, भारत जो है गाँव का देश है और ये गांव में ही इसकी आत्मा बसती है और इसका विकास गांव से ही हो सकता है। शहर नगरीय सभ्यता तो थोड़ी बहुत जितनी है वो उतनी रहेगी, थोड़ी और विकसित होगी, लेकिन आधार किसी न क्योंकि हम फैक्ट्री में तरह तरह के अनुसंधान कर सकते हैं, उपकरण आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन हम अनाज तो हमें खेत में ही तैयार करना पड़ेगा, खेत खलिहानों से ही होगा, गांव से, खेत खलिहान से निकलेगा। और जीवन जो है वो पैसों से नहीं जिया जा सकता। भूख जो है वो रोटी से ही खत्म होगी, वो पैसों से खत्म नहीं होगी, इस ऐश्वर्य के दूसरे संसाधनों से पूर्ण नहीं होगी। इसलिए गाँव हमारा आधार है। तो इंटरनेट हम अपने गाँव को कैसे, हमारी नई पीढ़ी इंटरनेट से देख रही, ये इसका टाइटल है कि जो हमारी अगली पीढ़ी है वो इंटरनेट से गांव को देख रही है। वहाँ संवेदनाएं, भावनाएं, जज्बात नहीं है। वहाँ वास्तविक जीवन से दूर हम एक कृत्रिम जीवन की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मेरी कविता में मेरी यही चिंता है। बिल्कुल, कवि हृदय से जो कि आपने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, कलम से जो बातें आपने सामने लाई है, पटल पर रखी हैं, उन बातों को कहीं ना कहीं आपके पाठकों ने उसको महसूस किया है। जैसे जैसे समय बढ़ा, विकासात्मक कार्य होते रहे और युग बदलता रहा, बहुत से विकास हुए, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने अभी भी कहा कि हमारी जो संवेदनाएं हैं वो गौण हो चुकी हैं। लेकिन आप इस तकनीकी युग में साहित्य की क्या प्रासंगिकता मानते हैं? देखो, समूची सृष्टि में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास संवेदनाएं, भावनाएं और जज्बात हैं। हमारे अंदर प्रेम, मोहब्बत, ईर्ष्या, द्वेष, दुख, सुख की अनुभूति सदैव विद्यमान रहती है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम प्रकट होती है। जैसी अवस्था होती है, हमें दुख की स्थिति दिखेंगी तो हम दुखी हो जाएंगे, खुशी की वातावरण हमें नजर आएगा तो हम हंस लेंगे। ये सदैव सब जीवों में है। ये जैसा भी व्यक्ति है, हर मनुष्य में ये स्थिति सदैव विद्यमान है और अवस्था के अनुसार वो प्रकट होती है। हमारी जो ये मानव की जो चित्तवृत्तियां हैं, इन चित्तवृत्तियों में का से जो इन संवेदना और भावनाओं का नियंत्रण है वो साहित्य द्वारा होता है। साहित्य जो हमें कविता के रूप में, कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में, नाटक के रूप में, किसी भी रूप में हमें उपलब्ध होता है, वो हमें सोचने विचारने के लिए मजबूर करता है, या गीत संगीत के रूप में मिलता है। हम कभी अपने मन मस्तिष्क को आनंदित करने के लिए गीत संगीत में झूम जाते हैं, वो साहित्य का ही एक रूप है। हम कोई कहानी पढ़ लेते हैं, कोई कविता सुन लेते हैं, तो हमारे अंदर वो सारी अवस्था कहीं ना कहीं हम उसको अपने आप को उसमें कैरेक्टराइज कर रहे हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, आत्मसात करते हैं। और वो आत्मसातीकरण जो है
वही साहित्य का काम है। तकनीक हमें सुविधाएं देती है जी, तकनीक हमें साधन देते हैं, जीवन को सुख कर बनाने की अवस्था देती है, लेकिन तकनीक हमें सुकून नहीं दे सकती है, हमें नाते रिश्तों की पहचान नहीं दे सकती है। इसलिए इस युग में, खास करके पिछले 2 दशकों में जिस तरह से तकनीकी विकास हुआ है जी, जिस तरह से हमारी मनोवृत्तियों में परिवर्तन आया, हमारी प्राथमिकताएं बदली है, शिक्षा की व्यवस्थाएं बदली है, नौकरी पेशे के हमारे या धन उपार्जन के, जीविकोपार्जन के, रोजगार के हमारे साधन बदले हैं, हमारे अपने काम के तौर तरीके जिस तरह से परिवर्तित हुए, ऐसे समय में जो साहित्य है वो और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि साहित्य ही हमें नाते, रिश्ते, संवेदनाएं, जज्बात और सामाजिक और मानवीय सरोकार, हमारे संस्कार, हमारे मानव मूल्य, नैतिक मूल्यों को जागृत करने का एक बहुत उत्कृष्ट माध्यम है, और ये सदैव रहेगा, और मनुष्यता को जिंदा रखने में साहित्य अपनी भूमिका निभाता रहेगा। बिल्कुल, युग बदला है तो बहुत सी बातें बदली हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है, बहुत सी बातों में परिवर्तन आया है। लेकिन इस तकनीकी युग में उपयोगिताओं पर अगर हम थोड़ा सा नजर दौड़ाएं तो क्या उपयोगिता रही है इस युग में साहित्य की? साहित्य की उपयोगिता, जैसा मैंने पहले कहा कि तकनीक ने हमें सुविधाएं दी। आज हमारे पास मोबाइल है, पहले टेलीफोन था, सबसे बड़ी सुविधा है हमारे पास मोबाइल। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि आज तक की तकनीक की इससे बड़ी कोई सुविधा होगी। चाहे कोई आविष्कार है, अनुसंधान है, बस है, गाड़ियां हैं, बिजली है, ये तकनीक की देन है सारी की सारी। ये हमारे जीवन को सुविधा संपन्न। लेकिन इन सबसे ऊपर मनुष्य के पास अगर रोटी कपड़ा मकान है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो शाम को भूखा रह सकता है, लेकिन मोबाइल से बगैर नहीं रह सकता। वो अनिवार्य है उसको। वो अपने 1 वक्त की रोटी तोड़ सकता है, लेकिन वो रिचार्ज को उसको करना अनिवार्य है। ये सुविधाएं तकनीक ने ये दी। लेकिन आज के युग में इस मोबाइल ने या दूसरी सुविधाओं ने हमारी जो मानवीय जो चिंताएं हैं, मानवीय जो अवस्थाएं हैं, हमारे आज हम अन्यथा घर के लिए अपने माँ बाप से जो संवाद है अब हम रोज करते हैं। बिल्कुल, कभी कभार होता था, लेकिन वो औपचारिकता तक सीमित रह गया। उसमें औपचारिकता है कि मुझे अपनी माँ से बात करनी, मुझे अपने पिता से बात करनी, अपने भाइयों से बात करनी, या हमने व्हाट्सएप और फेसबुक पर ऐसे मित्र हमें मिल रहे हैं, तकनीक ने दिए, जिनके साथ मेरी आपके साथ वैसे तो कभी चर्चा होती नहीं, एक दूसरे को हम जानते हैं, हमारी बातचीत आपस में होती है, लेकिन व्हाट्सएप पे हम बड़ी भारी चैटिंग कर रहे हैं, और फेसबुक पे हम पता नहीं कैसे कैसी टिप्पणियां एक दूसरे के लिए करते, वाहवाही कर रहे हैं। क्या है ये बाह्य कृत्रिम जो संसार है ना, आभासी दुनिया का, जो हम आभासी दुनिया की तरफ जा रहे हैं, ये सारा संसार कृत्रिम है। ये हमारे जीवन को कभी भी सुशोभित नहीं कर सकता है। हमें ये वाहवाही की दुनिया में ले जाता है या कृत्रिम दुनिया में ले जाता है। लेकिन जो साहित्य है, इसके अंदर साहित्य वो है जो हमें कहीं ना कहीं चिंतनशीलता की तरफ प्रेरित करता है। जब भी हमें किसी माँ बाप नाते रिश्ते की बात इसी तकनीक पर भी दी जाती है, हमें जरूर चिंतन करना होता है, और हम कर लेते हैं। और कई बार कुछ चीजें हमारे दिल को छू जाती है, और वो साहित्य का भी व्यक्ति छूती है। दूसरी जो तत्कालिक चीजें होती है या फोकट की जो प्रशंसा होती है, वो हमें हमारे दिल को छू नहीं सकती, हमें प्रभावित नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर आधारभूत बात पर जाएं तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर साहित्य की वो धूमिल नजर आती है। कभी कभी हमें ये लगता है, बिल्कुल नजर आती है, क्योंकि तकनीक ने हमें तत्परता दी, तत्परता दी। हमारे अंदर जो टिकाव था, जो हम जिस तरह से पढ़ते थे या सुनते थे, या टेलीविजन पे जिस वक्त हमारे पास कोई भी कार्यक्रम चल रहा है, देखो दो पक्ष है तकनीक के। एक टेलीविजन है, वो भी तकनीक का है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई हमारी बात नहीं सुनना चाहता है या कोई किसी को हमारी बात अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है कि एक ही बात हो रही है, तो हमें वो स्क्रॉल करके आगे नहीं कर सकते। लेकिन मोबाइल ने हमें वो सुविधा दे दी। हमारे पास अगर आनंद का कोई गीत जो मैं बार बार सुनना चाहता हूँ, 6 मिनट का गीत उसमें आता है, उसको देखना चाहता हूँ, लेकिन तकनीक ने सुविधा दी है उसको आगे बढ़ाने की। या तो हमारे पास सूचनाओं का आक्रमण इतना ज़्यादा है कि मुझे वो 6 मिनट में उस गीत के लिए लगाऊंगा, उसमें जो मेरी उसके साथ जो तत्परता है उसकी वजह से सिर्फ मैं 3 मिनट उसको सुनूंगा, 3 मिनट के बाद आगे जाऊंगा, लगता है कि कुछ आगे और कुछ मिलने वाला है, इससे और रोचक कुछ हमें मिलने वाला है। और ऐसा कुछ नहीं है, ये आभासी दुनिया है, ये कल्पना की दुनिया है, हकीकत में नहीं हो सकता है। आज के इस युग की बात करें, जहाँ कोई बाजारवाद की बात होती है, भूमंडलीकरण की बात होती है, तकनीकी युग है, बहुत सी विकासात्मक कार्य सामने हमें दिखते हैं, तो साहित्य को कहाँ पा रहे हैं? देखो, साहित्य तो हमेशा मनुष्यता को जिंदा रखने का एक माध्यम होगा।
मैंने पहले भी कहा, जापान और अमेरिका की बात हम करते हैं। हम अपने बच्चे को मैंने एक कविता लिखी थी पहले, घसीटी हुई लकीरें, कि पहले ही बचपन में बच्चों की कल्पना कर दी जाती है कि वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उड़कर जाएगा विदेश जहाँ लोग नहीं सड़कें चलती है। अब तो ये 20 साल पहले की कविता थी, ये परिकल्पना थी। मैंने 3 पीढ़ी की बात आपसे कही है। बाजारवाद में, बाजार हमारे घर में आ गया, एक पीढ़ी हमारे गांव में वो अपने बच्चों के लिए जी रही है, अर्थात उनके जो हम लोग हैं, हमारी हम अपने लिए जी रहे हैं और अपने बच्चों को यहाँ नहीं देखते, हम उनको दूसरी दुनिया में देख रहे हैं। लेकिन ये भूमंडलीकरण है, अमेरिका हमारे सामने है, जापान हमारे सामने है, चाइना हमारे सामने है। बिल्कुल। और इस भूमंडलीकरण में जो हमारी अवस्था है, हम तो अपने माँ बाप से दूर निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जब वहां तक पहुंचेंगे तब क्या होगा, ये एक चिंता का विषय। आज जो साहित्य लिखा जा रहा है, या मेरा इंटरनेट पर मेरा गांव है, वो इसी का एक जीवंत रूप है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो ऐसे मुकाम पर हम पहुंचा रहे हैं, वो नहीं पहुंचेगी। हम उनको ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, हम उनको ऐसे सपने दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का आज प्रतिस्पर्धा का युग है, उनको आज के हिसाब से शिक्षित करना अनिवार्य है जी। तकनीक का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, इससे बगैर हम नहीं रह सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो मनुष्य की जो पहली जो सीढ़ी है, मनुष्यता है, उसको तो हम दरकिनार नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो हम उस उपेक्षित अवस्था में पहुंच जाएंगे जिसकी हम शायद अभी कल्पना भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, इस बात पर भी एक विचार किया जा सकता है, क्योंकि विज्ञान ने ही तकनीक हमें दी है, तो विज्ञान हमारे लिए वरदान है, अभिशाप, जिसको हम बहुत समय से इस बात को समझने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तकनीक के युग में कहीं ये जो भाषा है हमारी, जो कि मूलतः जिस भाषा के आधार पर हम उस साहित्य का सृजन कर रहे हैं, उसमें भी कोई बदलाव महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव जी। देखो, भाषा परिवर्तन जो है एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। जिस तरह से बदलता है, जीवन बदलता है, उस तरह से भाषा परिवर्तित होती है जी। भाषा परिवर्तित होना नैसर्गिक प्रक्रिया है। वक्त के साथ 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर भाषा, एक जो उक्ति है, ये पहले से जो उक्ति कही गई है, एक नैसर्गिक प्रक्रिया, हम इसको नहीं नकार सकते। लेकिन परिवर्तन एक युगानुरूप चेतना का परिचायक होता है। लेकिन तकनीक ने, अब क्या हो गया, व्हाट्सएप पर चैट हो रही है, वहां हम लिख क्या रहे हैं, दीदी से दी गायब हो गया, पापा से पा गायब हो गया, क्या बचा? थैंक्स शब्द अंग्रेजी का शब्द, थैंक्स के TNX लिखा जाता है, लव को LV लिखा जाता है। कुछ तो ऐसी भाषाएं, आत्म शब्द, आत्म, मतलब अगर ये चलन चलता रहा, मेरी इस पर भी एक कविता है, मुझे अच्छा लगता है कागज पे लिखना। मैं नहीं जानता कत्ल होते शब्द और आत्महत्या करते वाक्य, क्योंकि आप वाक्य नहीं बचे। दरअसल जो अगली पीढ़ी को जब हम ऐसी भाषा देंगे, क्योंकि भाषा में एक संवेदनाएं होती है, भावनाएं होती है, जज्बात होते हैं। कोई शब्द जो है, जिस तरह से हमें एक जल है, जिस तरह से हमें जल से जिस तत्व की अनुभूति होती है, वो पानी से नहीं होती, वो नीर से नहीं होती, वो धार से नहीं होती, फर्क होता है। बिल्कुल। पीचर अंग्रेजी का शब्द है, उसके लिए घड़ा और कलश, दोनों सांस्कृतिक शब्द है। घड़े से जो अनुभूति होती है वो कलश से नहीं होती, इसलिए भाषा का अपना महत्व है। लेकिन इस तकनीक ने जो हमारा जो संक्षेपीकरण आ गया है, संक्षेपी का मुख सुखना, कम से कम शब्द बोलना। एक मेरा इतना लंबा चौड़ा नाम है तो मेरा पूरा नाम लोग भूल जाते हैं, सिर्फ आधे नाम पे अंकित हो जाते हैं। वजह क्या है? ये मुख सुख है, परिवर्तन होता है। लेकिन तकनीक ने जो भाषा का स्वरूप इजाद किया है, या जो स्वरूप इजाद हो रहा है, वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगली पीढ़ी को जब वो अधकचरी भाषा मिलेगी, तो उसमें उन भावनाओं में, उन भाषा में ना भावनाएं होगी, ना अनुराग होगा, ना जज्बात होगा, ना एहसास होगा। जब ये चीजें खत्म हो जाएगी तो मनुष्य जो है रोबोट बन जाएगा, और मनुष्य की जो मनुष्यता है, उसकी जो संवेदनाएं, जो भावनाएं, वो क्षीण हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि चूंकि साहित्य से जुड़ा हूं, साहित्य उसको बजाने का प्रयास ये चिंता है इस समाज की। लेकिन आप जो नए युवा साथी, जो साहित्य से जुड़े लोग हैं, जो इसमें आगे आना चाहते हैं, क्या संदेश है आपकी तरफ से उनके लिए? देखिए, तकनीक का इस्तेमाल करो, तकनीक का उपयोग करो, उपभोग करो। तकनीक पे निर्भरता हमारी जरूरी है, लेकिन ये उपभोग और उपयोग सकारात्मक और सही दिशा में होना चाहिए। अभिशाप से बचना चाहिए। हमें अपने संस्कारों और नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। साहित्य कर रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी साहित्य इस कार्य का निष्पादन अवश्य करेगा।
डॉक्टर सत्यनारायण सनेही, आपने बहुत ही ऐसी जो चिंताएं इस विषय से जुड़ी हुई हैं उन बातों को सामने रखा, उसके प्रकल्प आपने स्पष्ट किए, उसके समाधान आपने स्पष्ट किए। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।